पत्नी के दर्दनाक अंत की कहानी। घर में हर तरफ खुशियों का ही माहौल है। सुबह से ही रिश्तेदारों के आने का सिलसिला लगा हुआ है। बुआ, मौसी, मामी सभी के सभी आज जसवंत के घर पहुंचे हैं। आज जसवंत की इकलौती बिटिया का तिलक जाने को है। तिलक की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ सबके निकलने का वक्त हो रहा है। अचानक तभी सबका ध्यान जसवंत के बेटे मनोहर पर जाता है। मनोहर आज दोपहर बाद से ही दिखाई नहीं दे रहा था। इधर उधर काफ़ी ढूंढने के बाद भी मनोहर के ना मिलने पर उसके पिता मन ही मन में उस पर काफ़ी नाराज़ हुए जा रहे हैं। बड़बड़ाते हुए वे उनके जिगरी यार के घर जा रहे हैं, मगर उसे भी मनोहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चारों तरफ दौड़ लगाने के बाद आखिरकार थक हार कर जसवंत घर आ गए। इधर रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सबके सब चलने के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं, मगर जिसे बिटिया का तिलक चढ़ाना है उसी की गैर मौजूदगी में आखिर गाड़ी आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। ऐसे में जसवंत को हर तरफ से पिसना पड़ रहा है। तभी अचानक उसकी घर की चौखट पर कोई दुल्हन खड़ी होती है और साथ में उसकी बाहें थामे मनोहर खड़ा है। जवान बेटा अगर अचानक ऐसे किसी दुल्हन के साथ हाथ पकड़े दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो फिर ज़्यादा कुछ समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। मनोहर के घर वालों को सारी बात समझ में आ गई थी, मगर ऐसे दिन और वह भी ऐसे मौके पर मनोहर के ऐसे कदम से सबके सब आश्चर्यचकित हैं। किसी के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा। ऐसे में मनोहर के पिता से अंदर आने की अनुमति मांगी। फिर क्या था, देखते ही देखते उनमें बहस छिड़ गई। मनोहर की माँ और उसकी बहन दुल्हन को किसी भी हाल में घर में रखने को तैयार ना थे, मगर जसवंत काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे। वे जवान बेटे के मन की स्थिति को भली भांति समझ रहे थे। ऐसे में उन्होंने घर के सभी लोगों को डांट फटकार कर कोने में कर दिया और खुद थाली लाकर दुल्हन के घर प्रवेश की सारी रस्में पूरी की। अब तो अजीब हालात थी। बेटी के तिलक जाने की तैयारी की जाए या वरवधू के आगमन का स्वागत किया जाए। जैसे तैसे जसवंत के बेटे को लेकर बिटिया का तिलक चढ़ाने बिटिया की नई नवेली ससुराल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही नए माहौल में उन्होंने सबको, मगर जैसे ही वह घर लौटकर वापस घर पहुंचा वही प्रचंड शुरू हो गया। मगर जसवंत के कड़े रुख के कारण माँ बेटी की एक न चली और आखिरकार मनोहर की पत्नी को बेमन ढंग से ही सही घर की बहू स्वीकार करना पड़ा। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया। इसी बीच जसवंत ने भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। परंतु इतना लंबा समय बीत जाने के बाद मनोहर की माँ, उसकी बहन के मन में उसकी पत्नी के प्रति जहर जरा भी कम ना हुआ, बल्कि कुछ न कुछ पकाने के कारण नाराजगी दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली गई। जसवंत के जाने के बाद अब ससुराल में मनोहर की पत्नी का उसके सिवा कोई सगा नहीं था। सबके सब बस किसी तरह से यहाँ से निकालने के मौके तलाशते रहते। एक दिन जब मनोहर ऑफिस से लौटकर घर आया तो उसकी पत्नी ने उसके सामने मायके जाने की इच्छा जाहिर की। चूँकि शादी के बाद से उसकी पत्नी कभी मायके नहीं गई थी, इसलिए मनोहर भी इस बात के लिए राजी हो गया। मायके पहुंचकर मनोहर की पत्नी बहुत खुश थी। वैसे तो इस प्रेम विवाह से उसके मायके वाले खुश नहीं थे, मगर समय के साथ बेटी से जो नाराज़गी थी वो अब धीरे धीरे कम हो चुकी थी। ऐसे में इतने दिनों के बाद घर लौटी बेटी को सबने हाथों हाथ लिया। मायके से मिले अपार प्रेम में डूबी मनोहर की पत्नी को वक्त का पता नहीं चला। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। ऐसे में उसने अब ससुराल लौटने की सोची। तब उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, सब तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी स्थिति को भली भांति जानते। हम जानते हैं वहाँ तुम्हारा कोई सगा नहीं है सिवाय मनोहर के। सबके सब तुम्हारे बस पिंड छुड़ाना चाहते हैं। तुम वहाँ सबकी आंखों में भी बहुत गड़ती हो, इसलिए वहाँ से सबके सब बस तुम्हें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाने का मौका तलाशते में लगे रहते हैं। मुझे डर है मौका मिलते पर वे तुम्हारी किसी कीमती चीज़ों पर भी हाथ साफ करना चाहेंगे। ऐसे में मैं समझती हूँ तुम्हें अपने गहनों को यहीं रख जाना चाहिए ताकि वे हमेशा यहाँ सुरक्षित पड़े रहें और फिर तुम जब चाहे इनका उपयोग कर सको। माँ की बातें मनोहर की पत्नी को ठीक लगी। ऐसे में उसने मनोहर के पिता द्वारा उसके लिए बनवाए गए सारे गहनों को वहाँ अपनी पुरानी अलमारी में रख करके अपने ससुराल लौट आई। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया। इधर काफ़ी समय से मनोहर को अपने
झांसे में लेने की कोशिश कर रही मनोहर की माँ और उसकी बहन अपने इरादों में काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी। मनोहर अपनी माँ और बहन की बातों को अब तवज्जो देने लगा। इसका नतीजा वही हुआ जो मनोहर की माँ और उसकी बहन ने पहले से सोच रखा था। मनोहर और उसकी पत्नी के बीच प्यार भरा संबंध धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। कल तक जो मनोहर अपनी पत्नी की हर बात को सर आँखों पर रखता था, वही उसे अब पत्नी की हर बात बुरी लगती। वह अब बात बात पर उससे झगड़ता रहता। एक दिन सालों से मायके न जा सकी मनोहर की पत्नी ने मायके जाने की अपनी इच्छा को मनोहर को बताया। उसने सोचा कि पिछली बार की तरह इस बार भी मनोहर उसकी बात को सुनते ही उसके मायके जाने के लिए हाँ कर देगा। मगर अब हवाएं बदल चुकी थी। मनोहर ने पत्नी को मायके भेजने से साफ मना कर दिया। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया। मनोहर की पत्नी उससे अक्सर अपने मायके जाने के लिए बात कहती, पर वह हर बार उसे मायके जाने से मना कर देता। अब तो आलम यह था कि मनोहर उसके मायके जाने की बात से ही चिढ़ जाता था। आखिर उसकी पत्नी की उसकी गलत बातों को कब तक बर्दाश्त करती। ऐसे में एक दिन वह अपने पति को बिना बताए मायके चली गई। मायके में इस बार सबका व्यवहार कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। कोई भी उसके मायके आने से खुश नहीं था। सब बस उसके जाने की तारीख पूछने लगे थे। तभी उसे कहीं से पता चला कि इसी महीने उसके छोटी बहन की शादी तय हो रखी है। जब उसे ये बात पता चली तो उसे बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि जो माता पिता उसे पिछली बार हाथों हाथ ले रहे थे, उनके आने से वे फूले नहीं समा रहे थे। इस बीच उसने ऐसा क्या कर दिया था कि सब के सब उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। सब बस उसके जाने की राह देख रहे थे। उसे समझ में आ गया था कि अगर वह अपने से यहाँ नहीं आती तो शायद उसे बहन की शादी में बुलाया नहीं जाता। ऐसे में मनोहर की पत्नी को ऐसे मौके पर यहाँ आकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह न घर की रही न घाट की। पहले तो पति को नाराज करके मायके जाना और फिर मायके वालों का ये रंग, यह सब देखकर मनोहर की पत्नी बिल्कुल टूट सी गई। फिर भी उसके मन में अपनी बहन के लिए प्यार तनिक भी कम न हुआ। उसने यहाँ से जाने से पहले बहन को कोई अच्छा सा उपहार देना चाहा, परंतु उपहार के लिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने यहाँ रखे अपने गहनों में से कुछ देने की सोचकर अपनी अलमारी खोलकर उनमें से गहनों को निकालना चाहा, परंतु अलमारी खोलते ही उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। अलमारी का लॉक खोलते ही उसने देखा कि अलमारी के अंदर तो सिर्फ गहनों के खाली डिब्बे पड़े हैं। उन डिब्बों में एक भी गहने नहीं हैं। सारे गहने गायब हैं। ऐसा कौन कर सकता है जबकि अलमारी बाहर से लॉक है। मनोहर की पत्नी को कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। बगल में स्थित किचन में काम कर रही माँ मानो बहरी हो गई थी। कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद उसके कानों में जू तक नहीं रेंगी। ऐसे में वह स्वयं माँ के पास पहुंचकर गहनों के गायब होने की बात उन्हें बताने लगी। इतनी बड़ी अनहोनी के बारे में जानकर भी माँ को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। थोड़ी देर तक तो वह बेटी के गहनों के गायब होने की बात चुपचाप सुनती रही, परंतु कुछ ही देर बाद वह उस पर भड़क उठी और बोली, तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम्हारे गहने हमने रख लिए। तुम्हें पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था कि तुम हमें ये दिन दिखाओगी। पहले तो भागकर शादी की, हमें कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भागने से पहले क्या एक बार भी सोचा कि तुम्हारे बाद तुम्हारी दो छोटी बहनों का क्या होगा? उनमें शादी कौन करेगा? और यह दिन दिखाने के बाद अब तुम हमें चोर बनाने चली हो। निकल जाओ इस घर से। मनोहर की पत्नी ने ऐसा कोई भी इल्ज़ाम उन पर नहीं लगाया था, मगर फिर भी वह माँ के गुस्से के आगे गिड़गिड़ाती रही। नहीं नहीं माँ, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस गहनों के गायब होने की बात आपसे बता रही थी। मनोहर की पत्नी अपनी इन बातों को माँ के सामने दोहराती रही, मगर माँ ने तो जैसे उससे लड़ने की और घर से निकालने की बात पहले से ही ठान रखी हो। माँ की तेज
आवाज़ों को सुनकर धीरे धीरे वहाँ सारा घर इकट्ठा हो गया। कोई मनोहर की पत्नी की बात सुनने को तैयार ना था। उल्टे सब उसकी माँ के सुर में सुर मिलाए जा रहे थे। तभी थोड़ी देर में उसका कपड़ों से भरा बैग अचानक उसके सामने धड़ाम से आ गिरा। सामने उसकी अपनी बहन खड़ी थी, जिसकी अभी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी और जिसके लिए वह महंगे उपहार का इंतजाम करने में लगी थी। वह बहन बाहें उठाए सामने गेट की तरफ इशारा कर रही थी। शायद यह इशारा उसे वहाँ से चले जाने का था। मनोहर की पत्नी को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थीं। वह समझ चुकी थी कि उसने यहाँ अपने कीमती गहनों को रखकर भारी भूल की थी। अब और ज़्यादा देर यहाँ अपनी जगह हंसाई करवाने की बजाय उसने यहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा। मनोहर की पत्नी घर से तो निकल चुकी थी, मगर अब वह जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पति की इच्छा के विपरीत मायके आकर उसने पति को तो पहले ही नाराज़ कर दिया था और दोबारा मायके की तरफ रुख करना कहीं डूब मरने से भी ज़्यादा बुरा था। वह सोचने लगी कि जब मनोहर को उसे बिना बताए कीमती गहनों को मायके में इतने दिनों से रखे रहने एवं मायके द्वारा ही उसे ठगे जाने की बात पता चलेगी, तब उसके प्रति मनोहर का रवैया क्या होगा, वह उसके साथ क्या करेगा। ऐसे ही ढेरों सवाल मनोहर की पत्नी के मन में गूंज रहे थे, जिसका उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वह इन सवालों से इतना परेशान होकर वहीं थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। देखते ही देखते सुबह से शाम होने को आई, परंतु वह अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मझधार में आकर खड़ी हो गई थी जहां से उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ऐसे में वो क्या करे, कहाँ जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद अचानक वह खड़ी हुई और फिर तेजी से चल पड़ी। थोड़ी ही दूर पर एक पोस्ट ऑफिस पड़ा, जहां उसने किसको एक खत लिखा और उसे बॉक्स में डालते हुए वहां से निकल गई। तकरीबन एक हफ्ते बाद मनोहर को एक खत मिला, जिसको पढ़ने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खत किसी और का नहीं बल्कि मनोहर की पत्नी का था, जिसमें उसने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी अपने पति को दी थी। उसने बताया था कि किस प्रकार मनोहर द्वारा बनवाए गहनों को उसके मायके वालों ने विश्वासघात के द्वारा चुरा लिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। आगे खत में उसने अपने पति के मना किए जाने के बावजूद मायके जाने के लिए माफ़ी मांगी थी। साथ ही साथ उसने अपने मन के डर को इस खत के माध्यम से साझा किया था, जिसमें उसने लिखा था कि तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी जब उसे पता चलेगा कि उसके द्वारा बनवाए गए सारे गहनों को उसकी पत्नी ने ऐसे बिना बताए काफ़ी दिनों से मायके में रख छोड़ा था और जिसे ठगी के द्वारा उसी के मायके वालों ने उससे छीन लिया। खत के आखिर में मनोहर की पत्नी ने मनोहर और इस जिंदगी को सदा के लिए अलविदा लिखा था। खत को पढ़ने के बाद मनोहर पत्नी को याद कर के फूट फूट कर काफ़ी देर तक रोता रहा। जब उसे होश आया तब वह दौड़े दौड़े पास के थाने में गया। काफ़ी तफनीस के बाद उसे पत्नी की लाश प्राप्त हुई। पत्नी को मरा हुआ देखकर मनोहर को पत्नी के प्रति खुद के बर्ताव एवं उसके मायके वालों द्वारा उससे की गई ठगी पर बहुत गुस्सा आया। उसने पत्नी के मायके वालों को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसने यहाँ तक कि कहा, अगर तुम सबको गहने ही चाहिए थे तो तुम लोग उसे सीधे भी मांग सकते थे। अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा दगा करके तुम्हें आखिर क्या हासिल हुआ। हालांकि इससे ढेर सारी गलतियां मनोहर को खुद भी नज़र आ रही थीं। पत्नी के साथ बिताए गए इधर के कुछ महीनों में उसके संबंध पत्नी से कुछ खास अच्छे नहीं थे, शायद जिसके कारण उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास लगभग खत्म हो चुका था। पत्नी के मायके आने पर मनोहर ने उससे कभी भूलकर भी बातचीत नहीं की और ना ही कभी उसका फ़ोन उठाया। शायद
पति के प्रेम पर अविश्वास के नाते है उसकी पत्नी ने यह कदम उठाया, अन्यथा वह शायद ऐसी गलती कभी नहीं करती। मनोहर को समझ आने लगा था कि उसे पत्नी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए था। यदि उसने अपनी पत्नी को अपनेपन का एहसास कराता रहा होता तो आज यह नौबत शायद नहीं आती, क्योंकि तब वह उस मुश्किल घड़ी में उस विश्वास करके अपने साथ हुए हादसे की जानकारी उससे ज़रूर शेयर करती और शायद दोनों मिलजुल कर समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढ लेते। उसे इस बात का कोई भय नहीं होता कि पति को गहने गायब होने की बात पता चलेगी तो उस समय उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। हर शिकवे गिले को भूलकर हम अपनों से जितना ज़्यादा हो सके उतने करीब रहने की कोशिश करें, उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखें ताकि कोई भी मुसीबत की घड़ी में वे हमसे अपनी हर बात शेयर करें और उन्हें बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकें। हमें हद से ज़्यादा किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमें अपनों के इरादों को भी ठीक से पहचानने की ज़रूरत है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर लोग आपस में कलह पैदा कर लेते हैं। उनमें महीनों तक आपस में बातचीत नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके बीच पहले से प्यार कुछ कम हो गया है। असल में एक अजीब तरह का हट हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जिसके कारण हम हमारे अपनों से दूर रहने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार यह दूरी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। इस कहानी में हमने देखा कि मनोहर उसकी पत्नी के रिश्ते काफ़ी लंबे समय से तीखे चल रहे थे, जिसके कारण वे एक दूसरे से कोई भी बात शेयर नहीं कर रहे थे। वे एक दूसरे के प्रति ऐसे बन गए थे कि मानो वे पति पत्नी ना होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। तो फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी तरह आपको नई नई स्टोरी मिलती रहेंगी। ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बाद में। टाटा, बाय बाय।